बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं आज एक न्यू एपिसोड के साथ। इकनॉमिक्स की दुनिया में आज फिर से हम आपको लेके चलते हैं। पहले हमारे पॉडकास्ट में आपने जो कि देखा होगा कि बेसिक इकनॉमिक्स और कंसेप्ट के ऊपर बात की थी। आज हम उसको फर्दर इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। उसके फर्दर जो फंडामेंटल्स हैं उस सिस्टम में आज उन पे बात की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ कादर साहब, मशहूर इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच सर। से ठीक है आपके? फर्स्ट क्लास। अच्छा तो सर आज पहला तो हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर हो गए थे सर पॉडकास्ट सर। तो आज हमने कहा अपने व्यूअर्स को सर हम थोड़ा सा एडवांस लेके जाएं, इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर बात करें सर कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम सर रिलाई करते हैं, कौन सी कंट्री के ऊपर कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट है और कौन सा बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है सर। काइंडली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे तो अगर गुफ्तगू बंदा करे सिस्टम के रेफरेंस के साथ कि कैसे इस्लामिक सिस्टम दुनिया के अंदर एक वक्त में इसकी लॉन्ग हिस्ट्री, उसके बाद फिर ये सोशलिज्म उसकी जगह ने उसको कम्पीट करने की कोशिश की, उसके रिएक्शन में ही वो आए। लेकिन इसको अगर हम एक बड़े एंगल से अगर देखने की कोशिश करें ताकि हमारे व्यूअर्स भी जी सर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, असल में ये है कि दुनिया के अंदर अगर आप देखें कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो किसी ने बड़ा खूबसूरत बात की थी कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज, जी चेंज इज परमानेंट। तो वो लोग जहाँ पे जो चेंज है सोसाइटीज़ के अंदर, जिन सोसाइटीज़ के अंदर चेंज को एक्सेप्ट किया गया, जी सर, वो सोसाइटी प्रोग्रेस करती गई। तो इसी तरह अगर आप देखें ना तो दुनिया की जो नॉन हिस्ट्री जिसमें हम देखते हैं, जिसमें प्लेटो ने एक सिटी स्टेट कॉन्सेप्ट दिया अपनी बुक में बहुत पहले, और उस सिटी, तो ये एक ऑर्गेनाइज सिटी का पहला कंसेप्ट जिसमें उसने जो उसके ऊपर जो किंग रखा उसको कहा उसने जैसे फिलोसोफर किंग। जी सर। फिलोसोफर किंग का मतलब है कि पर्सन हु इज फुल ऑफ विजडम ताकि वो जस्टिस कर सके सोसाइटी का। तो इस वाले से फिर उन्होंने आगे उसकी बनाई, लेकिन हम उस पर तो हम लंबी बहस में नहीं जाते। फिर उससे अगर आप देखें तो आगे चल के फिर अरिस्टोटल ने उसको और पॉइंट ऑफ व्यू आगे उसको फर्दर उसको इंक्रीज किया। जी सर। और उसी सिटी स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। तो कहने से मराद ये कि सोसाइटी जो है वो चेंज की तरफ जाती रही है। तो यही चेंज चलते चलते फिर रोमन एम्पायर, फिर देन उसके बाद क्रिश्चियन का भी फेस रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप आ जाएँ देखें तो ये जो, लेकिन ये जो इसी की फाउंडेशन से सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो थिंकिंग थी वो आइडियाज़ डेवलप होते रहे। उन लोगों ने भी सोचा यार कि ये जो वेल्थ है इसको प्रॉपरली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो। प्लेटो ने का कंसेप्ट डिफरेंट था, अरिस्टोटल का डिफरेंट था। वही बातें आगे एक्सटेंड होती गई हैं और बाद में आके फिर, लेकिन वो मैं बात वही कह रहा हूँ कि जब हम इसको अगर हम दो तरह से, दो पैराडाइम में अगर हम देखें, ठीक है सर, कि एक तरह से हम कहते हैं कि हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन भी प्रोग्रेस करता रहा, उसने भी सॉल्यूशन बताए। उसके बाद सेकुलर जो माइंड थे उन्होंने भी इसको जो है अपने वाले से दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसके अंदर चेंज को लाने की कोशिश की। लेकिन आगे चल के अगर आप देखें तो इनके दरमियान कंटेस्ट भी बढ़ा रहा है। इन अगर तमाम चीज़ों को अगर हम एक पैराडाइम के अंदर रखें, एक बड़ा फेमस स्कॉलर फिलोसोफर रहा है, दैट इज कॉल्ड हेगल। जी सर। तो हेगल ने एक इक्वेशन एक बनाई थी, उसके अंदर अगर आप इनको फिट करके देखें तो चीज़ों को समझना थोड़ा सा हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो हेगल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दुनिया के अंदर जैसे जैसे होती है, जी सर, जो जो चेंजेस आती जाती हैं उसको उसने एक पैराडाइम के अंदर रखा। ठीक है सर। उसने कहा जी कि कोई भी दुनिया के अंदर सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा होता है तो वो एक आइडिया, जिसको उसने नाम दिया, थीसिस का नाम दिया। ठीक है सर। कि एक वक्त के अंदर जो आइडियोलॉजी किसी भी नेशन के ऊपर, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस जो भी थॉट्स वगैरह उस सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं, वो उस लोगों को गवर्न कर रहे होते हैं, उसको उसने एक थीसिस का नाम दिया। जी सर। थीसिस के बाद, लेकिन चूंकि एक बात ये है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जी सर। एक यहाँ पे एक हमें शुरू में ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि जो नजरिया है, दीज आर नजरिया, जी सर, थ्योरीज। बिल्कुल सर। थ्योरी जो है वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। सर ये एज अ नेशन की बात कर रहे हैं या एज अ फर्द की बात कर रहे हैं? एज ए ओवरऑल जो हिस्ट्री डेवलप हुई है ना, एज ए दुनिया के अंदर जो प्रोग्रेस रही है उसकी वजह से हम उसको देखते हैं, फिर फर्दर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया या थीसिस जो था, अगर हम कह लें कि जी कि कैपिटलिज्म वाज एन आइडिया, जी सर, लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखें तो कैपिटलिज्म की लॉन्ग हिस्ट्री है, सेंचुरी से हिस्ट्री है कि उससे पहले जो सिस्टम थे, उससे पहले जो आइडिया कैपिटलिज्म के वाले से आती है, फ्री मार्केट इकॉनमी या 18th सेंचुरी के अंदर आके ये चीज़ें सारी की सारी मर्ज हुई, एकदम जंप नहीं लगा। जी सर।
देखिए ना, बिट बाय बिट चेंज सोसाइटी के अंदर आती है। जी सर। तो पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ हेगल की, तो उसमें आ गया थीसिस आ गया। कुछ अरसे के बाद उस थीसिस के अंदर वीकनेसेस नजर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। जी सर। तो उसका एक एंटी थीसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है सर। तो एंटी थीसिस और थीसिस दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट, उनके दरमियान क्लैश होता है। जी सर। क्लैश होने के बाद एक नया थीसिस डेवलप होता है। जी सर। नया थीसिस जो है वो उस वक्त का बन जाता, नया थीसिस जो है वो प्रवेल कर जाता है सोसाइटी के अंदर। थीसिस एंटी थीसिस देन सिंथेसिस डेवलप हो जाता है दोनों के दरमियान। एंटी थीसिस और थीसिस के दरमियान एक तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट में एक थीसिस डेवलप हो जाता है और थीसिस बिकम दी मीन सर कि एक सोच आपको डेवलप करनी पड़ती है सोसाइटी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली होती है। जी सर। लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे, चेंज को रेजिस्ट करेंगे, तो सोसाइटी वहां पर रुक जाएगी सर। तो यही बात हुई कि जो चेंज की जो पेस थी वो बड़ी स्पीड अप हुई 18th-19th सेंचुरी के बाद। आप देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जी सर। लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्ट किया, कल्चरल चेंजेस आई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और ये सोसाइटी मूव करते करते अब फ्री मार्केट इकानमी तक आ गई। फ्री मार्केट इकानमी के अंदर जो था उसका जो पहले भी हमने इस पर बात की थी कि उसके अंदर बेसिक सेंट्रल पॉइंट क्या था कि सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल की फ्रीडम। तो उससे पहले मैंने बताया आपको कि उससे पहले जो था किंग जो था वो रूल करते थे सोसाइटी को, जी सर। और वो डिवाइन राइट उनके पास, डिवाइन राइट टू किंग, और चर्च के साथ मिलकर वो सोसाइटी को गवर्न करते थे। जी सर। तमाम के तमाम अख्तियारात, प्रॉपर्टी सब किंग के पास थी, किंग जिसको चाहे जो दे दे। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखें तो उसके खिलाफ ये अगर आइडिया है तो उस आइडिया के जैसे थीसिस है तो उसकी एंटी थीसिस डेवलप हुआ, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि किंग जो थे वो उनके लिए डिफिकल्ट, जो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है डिफिकल्ट हो गया कि वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकें। फिर उनकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता था। फिर एक वक्त आया कि आपने देखा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर वो सारा स्मैश हुआ। जी सर। इंडस्ट्रियल सारी ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर वो सारा जो था वो स्मैश हुआ, और उसके बाद जो है न्यू थिंकिंग डेवलप हुई। अब बात फिर आ गई कि अगर किंग के पास राइट नहीं है तो किसके पास राइट है? लोगों के पास। तो लोगों का जो इंडिविजुअलिज्म था कि पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। देन अगर आप देख रहे हैं फ्री मार्केट, तो सिर्फ फ्री मार्केट का सिर्फ इकोनॉमिक की ग्रोथ नहीं हुई, साथ साथ सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आई है ना। आप ये देखेंगे इकोनॉमिक किसी सिंपल किसी एक फार्मूले का नाम नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी मूव करती है। सो इकोनॉमिक्स के साथ सारी सोसाइटी मूव करती है। सर ये यहाँ पे मैं ये जिक्र करना चाहूंगा सर, मतलब किसी भी माशरे की ग्रोथ एक फर्द वाहिद की ग्रोथ से नहीं हो सकती, तमाम माशरे को लेके आपके साथ सारा माशरा साथ मूव करता है। जी सर। सारा वो सब चेंजेस आती हैं, चेंजेस को लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऑन करते हैं। फिर वो सर अभी ये अगर देखा जाए, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि जो हमारी अब्बासी सल्तनत थी जो 200 साल जिन्होंने हुक्मरानी की, तो अब उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया था रेदर देन यूरोपियन कंट्रीज लाइक अमेरिका सर, जिस तरह टाइपराइटर सर वहाँ पे आ गया था बहुत जल्दी, लेकिन हम लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। हम उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी में उसको घुमाते रहे कि ये खराफात हैं, शैतानी चीज़ें, तो जिसकी वजह से वो देखें सर आज वो उन्होंने बुक्स टाइप करना स्टार्ट की, पूरी दुनिया अपने हर एक बच्चे को स्टडी की तरफ लाया, और वो इकोनॉमी और आज हम इकोनॉमी कहाँ पे सर। वो ये ना सोसाइटी के अंदर देखे ना, वहाँ पे अगर उसको देखें तो कैपिटलिज्म के साथ फिर जो चीज़ें थी ना, उसमें डेवलपमेंट जब हुई कैपिटलिज्म के अंदर, तो उसमें यह था कि कैपिटलिज्म के साथ जो फ्री मार्केट इकानमी है, ये सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशन आए, रिलीजन के अंदर चेंज आई कि जी जिसमें जिस तरह हम कहते हैं कि जी कि थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड, थिंग्स बिलोंग टू सीजर, बिलोंग टू सीजर, बाइफरकेशन होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि देयर वाज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हमेशा हमें फोकस करना चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे लोग, पीपल एक तरफ है, अब उनके पास इंडिविजुअल हैं, उनके पास राइट है, पावर है उनके पास, जी सर, और वो वर्क करेंगे, काम करेंगे और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा उनको वो अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो इंडिविजुअल कर नहीं सकते। जी सर। मसलन पुलिसिंग है, वो एक बंदा मुश्किल है उसके लिए। जी सर। जुडिशियल सिस्टम है, आउटसाइड से डिफेंड करना है, उसको मुश्किल है। जी सर। तो इसका मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन की उनको जरूरत है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन पोर्शन ऑफ मनी विल गिव टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जरूरत है। जी सर। गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए क्या कि उन इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, वो इनको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो मुख्तसर ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ है गवर्नमेंट प्रोड्यूस पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगी जिसको लोग सेल करेंगे, ठीक है ना। पुलिसिंग इज ए पब्लिक गुड, पार्क इज ए पब्लिक गुड, रोड्स आर द पब्लिक गुड, गवर्नेंस इज ए पब्लिक गुड। तो वो उसको पेमेंट करेंगे, लोग पेमेंट कर रहे हैं,
टैक्स की शक्ल में उसको पेमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब देखें दोनों चीज़ों का काम हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने ये चीज़ डेवलप की है कि सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेट करता है सबसे ज़्यादा इंसान को इकोनॉमिक अपनी वेल बीइंग के लिए, उससे खुद से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। तो लिहाजा वो अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करेगा, इसलिए करेगा ताकि उसके प्रॉफिट्स को वो अर्न करे और उससे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की यहाँ पे बात कर रहे हैं सर। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब देखें ना, अब हम उसमें बात आ जाते हैं कि जहाँ से हमने बात शुरू की थी चेंज की सर, तो चेंज के हवाले से हम बात जब करते हैं तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब जब कैपिटलिज्म जब शुरू में आया 19वीं सेंचुरी के अंदर आया, तो उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लेबर जो था, रियल वैल्यू ऑफ लेबर जो थी, उसकी जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट करती थी, उसका सारा बेनिफिट कैपिटलिस्ट उठा ले, और उसको लेबर को बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उसका बार्गेनिंग पावर बहुत था, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर वाज ह्यूज, उसका बार्गेनिंग पावर बहुत था। उसी दौर में अगर आप देखें ना तो पूरे वेस्ट अफ्रीका से लोगों ने इनको पकड़ के लाया, और उसकी बेसिस के पर कॉलोनियल सिस्टम दुनिया के अंदर डेवलप हो गया। इसके रिएक्शन में आप अगर आप देखें ना तो ये कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था सोशलिस्ट का, कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी फ्यू हैंड्स के अंदर, और बाकी लोग जो है वो भूखे मरेंगे। लेकिन उसका पॉइंट ये था कि एक वक्त ये आएगा कि सारे के सारे बूर्जुआ और प्रोलेटेरियत, दो कंसेप्ट उन्होंने यूज किए थे, ये इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो ज्यादा नंबर में होंगे और बुर्जुआ को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और अल्टीमेटली जो लेबर क्लास है उसकी गवर्नमेंट जो है क्या कर देगी, डोमिनेट कर देगी। लेकिन साथ में आप बता रहा हूँ ना, कैपिटलिज्म के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, वो बड़ी उसके अंदर लेता, उन्होंने भी अपने आप को मॉडिफाई किया। जी सर। फिर ये 1 मई का जो वाकया मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसकी बड़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई और लेबर लॉज बन गए। लेबर्स को पहले 18 घंटे काम करता था, वो 8 घंटे पे आ गया। सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि वो उसको रोक सकें। ठीक है सर। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो पूर कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, और उन्होंने 1917 के अंदर अगर आप देखें सोशलिस्ट इंकलाब आ गया रशिया के अंदर, और बड़ी तेजी के साथ ये स्प्रेड हुआ। हमारा ईस्टर्न यूरोप वगैरह सारा उन्होंने कर लिया और बड़ी सक्सेसफुल उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई। यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर आ गई, उसके अंदर इक्वल, लेकिन उनका नारा ये था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। स्टेट जो है, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जितना लोग काम करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोगों की एबिलिटी की बेसिस पर उसको करेंगे। लेकिन सर ये अपना कैपिटलिज्म अगर को ले तो वहाँ तो सेल्फ ग्रोथ की बात आ जाती है, फिर माशरा उधर कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर सोशलिज्म का नेगेटिव पॉइंट नहीं तो सर आपकी ग्रोथ रुक जाती है वहाँ पे। तो सर इसको किस तरह हम लेके चलेंगे कि दोनों को बैलेंस लेके? अब देखें ना, उसमें फिर वही बात नहीं करो ना, सोसाइटी के अंदर चेंज। जी सर। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये है कि उसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी जो बात करते हैं, देयर इज ए कंपटीशन के लिए जो जोसेफ शम्पेटर का आइडिया था कि जी जो प्रॉफिट ओरिजिनेट होता है वो इनोवेशन से होगा। तो अगर कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा इनोवेशन का, तो ऐसी सूरत में जो है वो सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर इनोवेशन का तो ये सिस्टम जो था इनोवेशन का, अब इनोवेशन के साथ क्या है, प्रॉफिट लिंक्ड है। उधर कंपटीशन है, कंपटीशन से आप आगे निकलेंगे, सिर्फ इनोवेशन की बेस पे आगे निकलेंगे। तो इसमें डेंजर था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है, कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें भी ग्रोथ एक वक्त में हुई है, जब तक बड़ी स्पिरिट थी, लोग स्प्रेड हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने इसको कंटेन करने की कोशिश की। ये जो रोनाल्ड रेगन वगैरह ने जो डॉक्ट्रिन उसको कंटेन करने के लिए बनाया, और उसके बाद जो सोशलिस्ट थी कंट्री थी उनको बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी। अब देखें इधर एक सोशलिस्ट कंट्री है जिसको बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी, उसका कंट्रोल है मुकम्मल, तो उसमें करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है। फिर ये है कि आपके पास जो कुछ भी आप मेहनत करते हैं उसका रिवार्ड आपके साथ ही खत्म हो जाता है। आप उसको अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट ह्यूमन नेचर है। इंसान चाहता है जो मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट करे। वो एलिमेंट वहाँ पे नहीं था। जी सर। तो फिर ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक हद तक तो उन्होंने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया, लेकिन उसके आगे क्या है वो नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि वो सिस्टम जो है आहिस्ता फिर ये था कि उसको जब कंटेन किया उन्होंने, तो अगर आप देखें कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान के अंदर बड़ी जंग हुई सर, और जिसको फुली स्पॉन्सर किया उन्होंने, वो रशिया ने उसको अफगानिस्तान को इन्वेड किया ताकि वो
वो जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उनको वो रोक सके। लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें उसको सफर करना पड़ा। ये सारे के सारे जो आज तक हम भी भुगत रहे हैं ऐसे ही वो फिर हुआ। लेकिन इसके साथ फिर एक जो आइडिया डेवलप हुआ कि जो कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके मुकाबले में कोई और सिस्टम जो लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म के पीछे जो वैल्यूज हैं, इससे बेहतर कोई और सिस्टम दुनिया के अंदर नहीं है। जिसके ऊपर बड़ी मशहूर किताब लिखी थी फ्रांसिस फुकुयामा ने, एंड ऑफ हिस्ट्री में उसने ये बताया था कि दिस इज ओनली वन सिस्टम दैट विल प्रिवेल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके साथ ही फिर एक और मशहूर किताब आ गई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन की किताब आ गई थी कि अगर नेक्स्ट जो अवर वार होगी देयर विल बी क्लैश अमंग द डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो अगर आप देखें, लेकिन बात ये है कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हैं वो तब आएंगी जब सोसाइटी आपके पास पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी। मैं आपको एक मोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे हम रखें, देखें, अगर आप जब तक आपके पास साइंटिफिक और सेकुलर नॉलेज नहीं होगा आप रिलीजन को भी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। एक ये कुरान जो है हमारे पास जो बुक है, ये किसी अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए तो नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। और इसमें जो विजडम है, जो विजडम है उसको तब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास साइंटिफिक नॉलेज। हमारे मुल्क में हम साइंटिफिक नॉलेज की क्या करते हैं, कंडेम करने की कोशिश करते हैं। वैसे वो सेकुलर इकोनॉमिक सिस्टम हो, जब तक आप सेकुलर इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे उन वैल्यूज को, आप कुरान से फायदा उठा ही नहीं सकते। देखिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल, इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट इज कि रिसोर्सेज आर स्केर्स और उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग उससे फायदा उठा सके। कुरान क्या कहता है, वो लोग जो वसाइल को जाया करते हैं, दे आर ब्रदर ऑफ शैतान। एक बार आपको मैं बताऊं कि अब आप इसमें सुपीरियरिटी देखें, आप उसने कुरान ने आपको वार्न कर दिया है कि कीला यकून दौलतन बैन अगनियाए मिनकुम, कि कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ should not remain among the few hands। बिल्कुल सही। उसको अब ये वार्निंग उसने दी है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और इस्लाम के दरमियान कोई बड़ा क्लैश नहीं है। वो भी प्राइवेट पार्टी की इजाजत देता है, सेल्फ इंटरेस्ट को वो भी इस्लाम भी वेलकम करता है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज के ऊपर ये चेक रखता है कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो, नॉट इंक्लूसिव। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए कंट्री। जी सर। तो अगर आप उसको फ्यू हैंड के अंदर रखें, तो अगर आप इसी बेस को अपने मुल्क के अंदर इसको अप्लाई करके देखें, तो आप देखेंगे कि अगर मुल्क के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इलिटरेट, वो कैसे अपनी मुकद्दर को अपने हाथ से बना सकते हैं। जी सर। कैसे अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ गया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मसला है। अभी हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट बढ़ गया है बहुत बड़ा, तकरीबन अभी एस्टिमेट थे 49% पीपल आर लिविंग ऑन पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना, इसी तरह आप देख लें बेगर्स हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में। पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी हाई, फास्टेस्ट अमंग द वर्ल्ड, 2.5%। वो इसी पॉपुलेशन के साथ अगर आप बढ़ते जा रहे हैं तो आप देखें तकरीबन एस्टिमेट है 3 मिलियन पीपल जो है वो जॉब के अंदर आ जाते हैं, हर साल मार्केट के अंदर आते हैं। तो अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे, जी सर, तो ग्रोथ के अंदर अगर आप उन ग्रोथ के अंदर जो हर्डल हैं उनको आप रिमूव नहीं करेंगे, तो ये पॉपुलेशन को कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो सर ये जो आपने साइंटिफिक बात की कि हमें उसके लिए साइंटिफिक होना जरूरी होगा कुरान को समझने के लिए, सर मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट ये है कि अगर दीन को हम साइंटिफिकली तौर पर डालने की कोई कोशिश की भी जाए या करी जाए, तो वो आप उसको बिदात में करते हैं, उसके ऊपर आप इल्जाम तराशी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका सिस्टम कैसे ग्रो करेगा सर। आप एशियन कंट्रीज का सर ये बहुत बड़ा मसला देखें, इसी तरह यही वजह है ना कि वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है हमारे रिलीजन की भी ना। देखें मैं आपको एक इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कुरान के अंदर जो इंसान की रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो कुरान ने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, वो जिस दौर में ये आइडेंटिफाई हुआ है उस दौर के अंदर कोई माइक्रोस्कोप तो थी नहीं थी सर। तो लेकिन हुआ इसी तरह, अभी बात कर रहे थे हम कि अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इसमें गैलीलियो के जमाने में से पहले देख रहे हैं जो रोमन थी, उसने इंक्विजिशन बनाई हुई थी कि कोई भी साइंटिफिक बात होती थी लोग करते थे तो वो चेक करते थे कि इसमें ये इट इज कि बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। सर अगर हम रोमन के बारे में ना बात करें तो बहुत ज्यादा होगी सर, काइंडली थोड़ा सा उसके ऊपर एम्फसाइज। इसमें देखें ना, अब रोमन एम्पायर में ये था कि वो उसको चेक करते थे कि अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ बाइबल तो कहीं नहीं है। जी सर। तो इंक्विजिशन अदालतें, उनका नाम था इंक्विजिशन, उनमें उनको ट्रायल करते थे और बड़ी सख्त किस्म की सजाएं देते, यानी कि जो उनकी अब समझ में बात नहीं आती थी, कहते थे हेरेटिक्स। उसके लिए थी किसी गर्म लोहे के उसमें डाल देते थे, पानी उसमें घी में उसमें डाल देते थे घर में।
तो उसी दौर में अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि गैलीलियो कोपरनिकस, जी जी सर, कोपरनिकस और गैलीलियो, कोपरनिकस के बाद उसके आइडियाज को आगे गैलीलियो ने आगे एक्सटेंड किया जी सर वो बात। तो गैलीलियो ने जब ये कहा कि जी ये उस दौर में जो प्रिवेलिंग था अकॉर्डिंग टू बाइबल या अकॉर्डिंग टू वो रोमन एम्पायर जी सर, कि जो दुनिया है, जमीन है, जी सर, ये जियो सेंट्रिक है, जी सर, ये दुनिया का सेंटर पॉइंट जियो है और बाकी सारे प्लेनेट जो है इसको ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट कर रहे हैं सर, तो गैलीलियो ने जब वो टेलीस्कोप बनाई सर, जी सर, तो ही वाज आल्सो वेरी बिग फिलोसफर। तो स्कोप करने बाद उसने जब इसको कहा कि दिस इज हीलियोसेंट्रिक। जी सर, हीलियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि ऐसी नहीं है, बल्कि सूरज जो है ये सारे ऑर्बिट करते हैं, तो अभी तक चलता रहा है। जी जी, तो अपोजिशन वाज देयर, जी सर, ठीक है ना, अपोजिशन वाज देयर। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज ट्रुथ थी लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यही अगर आप देखें ना, इसी वजह से वेस्ट के अंदर रिलीजन के अगेंस्ट बड़ी सख्त, वो रिलीजन को बैकवर्ड समझा जाता है। जी सर, उसकी वजह यही थी कि बहुत सारे साइंटिफिक को उन्होंने मारा। अभी मैं वो बताऊं, कुरान कहता है कि जी ये सूरह, इसमें हमारे यहाँ कुरान की बड़ी मशहूर सूरह है जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं यार, किसी में भी पढ़ते रहते हैं, मेरा ज़हन में भी नाम आ जाए जी सर, कि ये जो सूरज इटसेल्फ ऑर्बिट कर रहा है उसको, जी जी सर, ऐसे तो ये उससे आगे एडवांस नॉलेज है। अगर आप जियो सेंट्रिक को स्टडी नहीं करते, हीलियो सेंट्रिक को स्टडी नहीं करते, तो आप इसको कैसे स्टडी करें? समावात सर जो जिक्र किया गया, यस्बहून का जिक्र है, ये हमारी बड़ी मशहूर सूरह है यार, अक्सर हम उसका जिक्र करते रहते हैं। सूरह निसा की बात, नहीं निसा नहीं, ये आएगा, मेरे ज़हन में आएगा। तो कहने से मुराद ये है कि इसी तरह ये सारी की सारी चीजें, इसी तरह सूरह शम्स सर, शम्स भी नहीं है, इज़ा शम्स कुव्विरत, वो भी वो और कंटेक्स्ट में। तो यार ये बड़ी मशहूर सूरह है कुरान की, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं। बहरहाल मेरे ज़हन में आएगी तो हम उसको कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो जियोलॉजिकल उसका देख लें, ज्योग्राफिकल उसका डेटा देख लें, कुरान के अंदर बहुत बड़ा साइंटिफिक डेटा है। जी सर। तो कुरान का चैलेंज भी यही है कि कोई शक हो तो बताओ। जी सर। तो आप उसको एक्सप्लोर करें, देखें, तभी आपका ईमान बनेगा ना। जी सर। ईमान तब बनेगा जब उसको साइंटिफिक लेवल्स के ऊपर आप स्टडी करें। तो वो है ही नहीं है, बस वो ये इख्तलाफात इसी वजह से कि एक बंदा एक तरह की आयत को कोट कर रहा है, दूसरा और तरह की आयत। अभी देखें, कुरान कहता है कि सारी दुनिया के इंसानों को, हमने इंसान को जिक्र करता है, सारी दुनिया के इंसान का जिक्र कर रहा है, या नास, तो रब्बुल आलमीन। यस सर। तो हम एक दूसरे को अब इस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उस लेवल के ऊपर अपने आप को नहीं पहुंचा सके, उस वैल्यू के ऊपर हम अपने आप को नहीं पहुंचा सके। दरअसल इस्लाम की प्रोग्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद है। जी सर, बिल्कुल। अगर हम अपने आप को उस लेवल के ऊपर देखें ना, पैगंबर की के ऊपर आप देख लें। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी एग्जाम्पल दूँ। देखें, सूरह ओद के वाक़े में आप देखें, उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था जब लोग जख्मी थे, हर बंदे के प्यास से उसकी डेथ पे था। जी सर, ऐसे। अब डेथ पे जब आप देखें शदीद जख्मी हो, ब्लड आपके ब्लड से निकल गया हो, उस वक्त किसी बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? यार ये पानी मुझे मिल जाए। यस सर। तो पानी देने वाली साबिया जब एक बंदे एक के पास पहुंचती थी, जख्मी के पास पहुंचती थी, दूसरी बात इनको पिलाओ। यार मैं कहता हूँ इस तरह के एग्जाम्पल दुनिया के अंदर कोई कोट कर सकता है यार? है सुभान अल्लाह। आज कैसे हम दूसरे के मुंह से नवाला छीन के अपना पेट भरते हैं। जी सर। मतलब हमारी क्या मुझे बताओ कि अटैचमेंट है इस्लाम के साथ, है ऐसे। हज़रत उमर के बारे में कहते हैं कि उस जमाने में कैद पड़ गया। जी सर। वहाँ तो कैद पड़ गया तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमारी सिटी स्टेट के अंदर, जी सर, किसी बंदे को कितना मिनिमम खाना अवेलेबल होगा, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को रख लिया। तो कहते हैं उस दौर के अंदर उनकी हड्डी और चमड़ी रहेगी सर। यानी कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। और हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं जनाब, ये है वो है, लेकिन खुदारा हमें सोचना चाहिए कि यार हमारी अटैचमेंट अगर उन लोगों के साथ है तो हमें उस तरह का बिहेव करना चाहिए। सर, हम तो सिर्फ आइडेंटिटी मुस्लिम है, शनाख्ती कार्ड में मुसलमान लिखा, बाकी तो कोई नहीं। ऐसा काम है। ये बात ठीक है, लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि देखें, दैट इज, मैं कोर्स कर रहा था, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। हमें शुरू इसी बात में की कि चेंज, अगर आपका कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, इसके इल्म पढ़ने से, नॉलेज से चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो सब बेकार है। सर, मेरे ख्याल में हम खुद पढ़ना भी नहीं चाह रहे, हम एक बंदे को उसके फाइज कर देते हैं कि तुम ही हमें इस चीज़ के बारे में बताओ, तुम ही हमें सिखाओ। हम खुद कोई कोशिश नहीं करेंगे, कुरान खोलने की भी तो कोशिश नहीं करेंगे। सर, मेरे ख्याल में दीन इसी वजह से नहीं फैल रहा या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब ये जो इस्लाम के अंदर जो ये मौलवी का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आप देखा जाए, आप जा रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं नमाज पढ़ा सकते?
आप खुद मुस्लिम नहीं है, हर मुस्लिम के ऊपर फर्ज है कि वो जुमात कराए, जो भी बालिग है वो नमाज कराए। आप बस ये चीज़ें असल में होगी ना, असल में वो फिर आप ये देख लें कि वहाँ पे जो हमारी मास्क को हम रन करते हैं, वहाँ पे सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या इंडिपेंडेंस है उनके पास। जो लोग बैठ के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके पास क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। वो तो डिपेंडेंट होते हैं नमाजियों के ऊपर, नमाजियों के ऊपर, और वो कोई बात ऐसी कर ही नहीं सकते कि यार जैसे नमाजी नाराज, ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल हुए। तो लिहाजा वो ट्रुथ को, ट्रुथ बिहाइंड हो जाता है, वो ट्रुथ जो है वो नहीं रहता। लेकिन जाहिर है उनका अपना जॉब है, काम है, थोड़ा बहुत उनको 5 से इनकम मिलती है जिसे गुजारा करते हैं, उनके लिए भी डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो इसमें अब ये बातें देखें ना, बात ये है कि जब हम बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर तो हमें डर लगता है यार कोई बात ऐसी ना हो जाए जैसे कोई दूसरा नाराज हो जाए। जी सर। तो इसलिए बात यह है कि वो चीज़ें खुल के सामने नहीं आती। सोसाइटी के अंदर जो डिबेट का एलिमेंट है वो खत्म हो गया हुआ है। इंटॉलरेंस इसीलिए खत्म होगी ना कि हम अपनी मर्जी की बात चाहते हैं, मर्जी की बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम, जब हम बात करते हैं ना सिस्टमों की, ये सिस्टम इवॉल्व हुए हैं डिबेट से इवॉल्व। जैसे मैंने अभी बताया, थीसिस, एंटीथीसिस, देन सिंथेसिस, फिर सिंथेसिस के साथ उसका एंटीथीसिस। तो ये सोसाइटी जो है यूं मूव करते करते आज आगे ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम कहते हैं। अगर आपके पास डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है तो क्या करें फिर? जी सर, ऐसे फिर क्या हो? जी ऐसे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर कैसे? देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दिस इज द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। जी सर। वरना होता क्या था कि एक बादशाह आता था, दूसरे बादशाह के तमाम चीजों को मलियामेट करके कब्ज हो जाता था, ठीक है ना। उसमें लोगों की वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सर, वो अपनी रूलिंग थी उनकी। अब आप देख लें तो लिहाजा जितना शफाफ, बहुत सिंपल सा आपका निज़ाम हो, जी सर, जिसमें डिवीजन हो पावर। अब आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास जो है लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, हर एक अपनी अपनी जुरिसडिक्शन। जी सर। तो यहाँ मेरे ख्याल ये सारी ये मिक्स हो गई हुई, मिक्स हो गया। फेडरल गवर्नमेंट का भी एमपी एमएलए वही बात करता है, जी सर, प्रोविंशियल का भी वही बात करता है, और लोकल का भी वही करता है। ये बात ये है कि यहाँ पे जब तक स्पेशल, अब मैं बताऊँ, देखें ये 380 या 360 BC की बात है। प्लेटो ने कहा था देयर मस्ट बी स्पेशलाइजेशन। 360 BC वो आइडियाज चलते चलते आए जब आदम स्मिथ के दो ये कैपिटलिज्म के अंदर ये 1776 में जो उसने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, उसने स्पेशलाइजेशन का वो इन्फोर्स किया गया है कि इसके बगैर डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल, इनोवेशन के बगैर से। तो स्पेशलाइजेशन की बात, उन्होंने स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन मतलब है हर बंदा डिफरेंट तरह की एबिलिटी लेकर आया हुआ है, लिहाजा उसकी सलाहियतों के मुताबिक उसको जॉब मिले। अल्लाह ताला ने देखे ना दुनिया के अंदर लोगों की सलाहियतें दे आर डाइवर्स इन नेचर। जी सर। तो डाइवर्स इन नेचर में दुनिया के बेशुमार काम करने हैं इन्होंने, तो उसके नेचर के मुताबिक अगर उसको काम मिलेगा तो काम को भी इंजॉय करेगा। और उसके ऊपर यही बात चलते चलते देखें इसके ऊपर दुनिया ने सिस्टम खड़े कर दिए। सर नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बात करेंगे, व्हाई इज इट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ कुछ क्या प्रॉब्लम आई है अभी। अगर आप देखें ना, रिसेंटली अगर आप देखें तो इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है जिसको, जी सर, वो उसी बात के ऊपर बात, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल उसने ऐड किया है मोर। उसने यही बात की है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन की बात की। ठीक है सर। तो कंस्ट्रक्टिव ये आइडिया जोसेफ शम्पीटर ने दिया था आई थिंक 60s में, जी सर, कि थ्योरी ऑफ इनोवेशन के बाद इसने आइडिया कि डिस्ट्रक्शन से मुराद हमारी है एज ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। ठीक है सर। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब आपका नया आइडिया आएगा, जी सर, नई इनोवेशन होगी, पुरानी जो है वो ओल्ड खत्म, उसको रिप्लेस करेगी। रिप्लेसमेंट के नतीजे में होगा क्या? मोर ग्रोथ प्रोड्यूस करेंगे। जी सर, ठीक है ना। देखिए बात ये है कि बार ये कहते हैं कि जी सिस्टम कौन सा बेस्ट हो, कौन सा बेस्ट हो। बेस्ट का मतलब इधर लोगों के लिए क्या बेहतर हो, ठीक है ना, नॉट फ्यू पीपल, लोगों के लिए बेहतर। लोगों के लिए बेहतर ये हो सकता है कि लोग के पास जो है गवर्नमेंट एक अंपायर के तौर पर काम करे। जी सर, कि कोई बंदा लॉ को ब्रेक करके आगे न बढ़ने की कोशिश। दैट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे फुटबॉल मैच आप देखते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, मेसी है जी, ये रोनाल्डो है जी, दिस एंड दैट है, लेकिन अगर उसमें से आप अंपायर को निकाल दें, जी सर, तो मैच नहीं हो सकता। तो मैं अब उसमें भी अब देखें चेंजेस आती रही हैं, रूल सख्त होते गए। जी सर, जिसकी वजह से ये हुआ कि फुटबॉल गेम मजीद पॉपुलर होता है, दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट गेम है। और एक उसने एक इंडस्ट्री की शक्ल तैयार की। जी सर, ऐसे देखो ना, इसको दुनिया की बड़ी कंटिन्यूअस ग्रोथ। हाँ, तो उसमें चेंज आती रही है। अगर वो उसको चेंज ना लाते, आज से 100 साल पहले वाले फुटबॉल होता, आज तो खत्म हो गया। जी सर, ऐसे नड़े मार के एक दूसरे खिलाड़ियों ने
उस बार लोगों ने एक दूसरे को कही कि अब देखें, जब ये चीज़ होती है कि अंपायर बाइस हो सकता है, कैमरा आ गया बाहर, जी सर, न्यूट्रल, वो चेक करता है जी प्लेंटी थी नहीं थी, वो एग्जैक्टली जी चेक सर। करने के बाद वो उसमें और क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई। ठीक है ना, ताकि गेम जो है वो अपनी प्रोग्रेस के साथ चले। तो गेम्स के अंदर तो यही मुल्क के अंदर भी यही बात है कि अगर गवर्नमेंट एक न्यूट्रल प्लेयर का रोल प्ले करे जी सर। और लोगों को सिर्फ ये देखें कि वो जितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं करें, लेकिन गिवन रूल्स के अंदर। तो ये एक तरक्की का आपके पास रास्ता है कि रूल ऑफ लॉ के बगैर, जब हम बात करते हैं ना इकानमी की, जी सर। 21st सेंचुरी के अंदर मैं आपको मेरी जो सोच है उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ कि इकानमी के लिए बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस आर एज इम्पॉर्टेंट। जी सर। पुलिसिंग आपकी डायरेक्ट इकानमी को सपोर्ट करती है, जी सर। अगर रूल ऑफ लॉ हो, फिर उसके जी सर। प्रॉपर्टी की देखे ना, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जी सर। तो आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जी ठीक है ना। सर। अगर उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो, जी सर। इसी तरह डिस्प्यूट पैदा होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास कोर्ट हो जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी हो सर। लोग कोर्ट के अंदर जाएं, फौरी डिसीड हो गया, तो इसका मतलब है जुडिशरी, पुलिसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये सारे के सारे इकानमी के लिए ये जरूरी है। कम्बो सर, सारा कम्बो लेके हाँ। आपकी डेवलपमेंट चले। तो इसके बगैर डेवलपमेंट का मुमकिन ही नहीं। अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट से क्यों घबराते हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं, जी सर। तो हम कैसे कह सकते हैं जी वेस्ट वाले लोग इधर आ जाएं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है